Hello everyone, welcome to online SST classes. So today we are going to start new chapter of your geography. It's manufacturing industries. So first of all, we will discuss the definition of manufacturing. So what is the manufacture and manufacturing? So production of goods in large quantities by processing raw materials to more valuable products is called manufacturing. तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वह क्या होता है? तो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना या ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में, जो कि रॉ मटेरियल से प्रोसेस होके बन रहा है. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. तो जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऐसे ही कुछ फ्रूट्स हो गए. तो ये सारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए. तो जो ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनसे अगर हम प्रोसेस करके कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ मशीनरी की नीड होगी, या कह सकते हैं लेबर की नीड होगी, या कह सकते हैं उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री की नीड होगी. तो ये सारा जो पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, या कह सकते हैं जो सर्विस सेक्टर है, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था. या हो सकता है आपने क्लास 9th में भी जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो रिलेटेड होता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड से, एंड जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो होता है आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है वो. एंड जो थर्ड सेक्टर या जो सर्विस सेक्टर की बात करें हम, तो जो ये सर्विस सेक्टर होता है आपका, इसमें इंक्लूड होते हैं आपके जैसे बैंकिंग हो गए, जैसे आपका स्कूल वगैरह जो टीचिंग स्टाफ है वो हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कह सकते हैं जो ऐसी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि अभी आप यूज कर रहे होंगे, कई सारी सिमें यूज करते हैं आप, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन. तो ये सारे क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे ही हॉस्पिटल हो गया, वो क्या करता है? आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. एंड जैसे बैंक हो गया, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारे जो हैं आपका सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होंगे. तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं. सो पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयड है, या कह सकते हैं जो भी लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो आपका ठीक हो गया, वो तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो गए. उसके साथ ही वो क्या करते हैं? जो प्राइमरी मटेरियल्स है या जो रॉ मटेरियल्स है, उससे आपका जो फिनिश्ड गुड्स है, या कह सकते हैं जो प्रोसेस होके आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, वहाँ तक ये जो लोग हैं या जो एम्प्लॉयड है इसमें, वो इंक्लूड रहते हैं. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डेफिनेशन क्या है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो स्टूडेंट, जो भी लोग आपका जो स्टील वाले इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या कार इंडस्ट्री से, या आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, या बेकरी इंडस्ट्री से, या जो ब्रेवरेज इंडस्ट्री हैं जहाँ पर कि आप जो भी ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि आप कोक वगैरह लेते हैं, जो भी ब्रेवरेज है, उस इंडस्ट्री में जो भी मैन पावर होगी या जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होंगे, वो सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूड होंगे. तो ये तो बात होगी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं. अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इंपोर्टेंस क्या है. So manufacturing sector is very important and is considered as the backbone of development because, तो ये सारे आपके फैक्ट दिए हुए हैं. तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसको हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट की बैकबोन भी बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को. क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. सो अब जान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसको हम डेवलपमेंट की बैकबोन क्यों कहते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इज मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये आपका जो एग्रीकल्चर है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प करती है. इसलिए ही हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसको हम अपनी इकोनॉमी की बैकबोन बोलते हैं. तो अब बात करते हैं कि कैसे
जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में हेल्प कर रही हैं। तो स्टूडेंट, जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल होता है उसको अगर हम प्रोसेस करें तो वो आपका कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही जाएगा। उसके बाद जो है उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में या हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स एज सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ये क्या कर रही है, आपका जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं उन लोगों को एक अवसर देती है, या कह सकते हैं एक मौका देती है कि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करके जो अपनी डिपेंडेंसी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर है उससे हटाकर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको जॉब मिलती है, तो उससे क्या होती है, उनकी इनकम भी जनरेट होने लग जाती है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की ही बात करें तो वहाँ पर जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग एग्रीकल्चर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो उस पे जो है लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर उन लोगों को मौका दे दें तो वो अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उससे क्या हो रहा है कि जो लोगों का डिपेंडेंसी है आपका एग्रीकल्चर के ऊपर वो घट रही है, एंड उसके बाद भी वो अपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ले रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इट ऑल्सो एम्स एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिफरेंसेस बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। तो स्टूडेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या हो रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ रही है एंड पॉवर्टी में भी कमी आ रही है। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो उस समय क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था एंड पॉवर्टी भी थी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उस समय जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी इंडिया में काफ़ी कम थी। तो अभी क्या है, वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उससे क्या है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी रिमूव हो रहा है एंड पॉवर्टी भी धीरे धीरे रिमूव हो रही है। एंड इसका एक उद्देश्य क्या है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसका एक एम ये भी है कि जो आपका इंडस्ट्रीज़ है उनको जो है बैकवर्ड एरियाज में इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पर जो रीजनल डिफरेंसेस बने हुए हैं अभी तक, कि जो रूरल पर्सन है एंड एक अर्बन पर्सन है दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम बैकवर्ड एरियाज पे डेवलप करें या वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश करें तो उससे क्या होगा कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी कम होने लग जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर हम जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कर लिए हैं उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड भी अच्छा होता है। अगर कॉमर्शियल फील्ड की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ये बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो इंडिया ही उसको यूज करेगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ सरप्लस बचेगा वो, तो उससे हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है या जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आने लग जाता है। उसका हमें कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। देखिए, हम जो भी फॉरेन गुड्स है उसको खरीद सकते हैं, जैसे ऑयल वगैरह है जिस पर हम लोगों को जो है फॉरेन कंट्रीज हैं उन पे ही डिपेंड रहना होता है। तो जो फॉरेन करेंसी है उससे हम वो चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर की उसको एक्सपोर्ट करके भी बहुत ज़्यादा फायदा है। सो अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ की, कि जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्रीज़ है वो दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड है। एग्रीकल्चर है वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है जो कि इंडस्ट्री की प्राइमरी नीड होती है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। ऑन वन हैंड मैनी इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, टेक्सटाइल etc. depend on agricultural products like cotton is raw material in cotton textile mills। तो जैसे कि आपने बात की कि एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्री है वो क्या है, मूव हैंड इन हैंड, वो दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड करती हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे शुगर है, अगर हमने शुगर को मैन्युफैक्चर करना है तो हमें किस पे डिपेंड रहना होगा, शुगर कैन पे। अगर हमें क्लोथ्स वगैरह जो बनाने हैं वो किससे बनेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनेंगे। तो उसके लिए बेसिक नीड क्या है या उसकी जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, आपका कॉटन है। तो ऐसे ही क्या है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड करती हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक
fertilizers, irrigation pumps, PVC pipes, tractors, tool helps in increasing agricultural productivity। तो जैसे अगर दूसरे वे में बात करें, ये तो हमने की जो बेसिक नीड है इंडस्ट्री की उस रेफरेंस में बात कर ली हमने कि जो शुगर कैन है या जो कॉटन है वो जो है आपका मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के लिए कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं कि जो अगर हम सीधे एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या है, आपको इरिगेशन पंप की भी ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो उसको कौन बनाएगी, उसको एक इंडस्ट्री ही बनाएगी। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर होता है वो भी एक इंडस्ट्री में ही होता है। जैसे आपका पीवीसी पाइप्स हो गए कि जो आपको इरिगेशन के लिए पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड जो ट्रैक्टर है एंड जो भी टूल्स हैं जिससे कि हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो सारे कहाँ पे डेवलप होते हैं, आपका इंडस्ट्री में ही डेवलप होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री एंड जो एग्रीकल्चर है वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं या कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर जो एक एग्रीकल्चर के फील्ड में जो एक रेवोल्यूशन आया है उस पे जो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रोल है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में वो क्या है या कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। सो ड्यूरिंग द लास्ट 20 years द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स has stayed at 17% of GDP. This is much lower than some East Asian economies. तो अगर हम इंडिया के जो लास्ट 20 years है उसमें बात करें कि जो इंडस्ट्री है उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, तो जो है हमारा यहाँ पर जो इंडस्ट्री है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% है हमारी जीडीपी में। तो आपसे ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो कितना परसेंट है, तो वो है आपका 17%। तो अगर ये काफ़ी लोअर है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेयर में ये काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका वहाँ की जीडीपी में जो आपका इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 25 to 35%। तो इंडिया का कितना है 17%। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना कम है। एंड द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, विच हैज़ बीन अराउंड ओनली 7% इन द लास्ट डिकेड। तो स्टूडेंट अगर हम जो हमारा इंडस्ट्री है उसका जो जीडीपी में ग्रोथ की बात करें तो अगर हम जो हमारा लास्ट डिकेड था, लास्ट डिकेड मतलब जो लास्ट हमारे 10 years थे उसमें जो है इसने कितनी ग्रोथ की, 7% की ग्रोथ की। तो अगर हम जो हमारी जो नेक्स्ट डिकेड है जो नेक्स्ट 10 years होने वाले हैं उसमें हमने होप की है कि जो हमारा इंडस्ट्री है उसकी नेशनल इकोनॉमी में या कह सकते हैं जो जीडीपी है उसमें एक डिजायरेबल जो आपकी ग्रोथ रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 12% हो सकती है। तो ये एक हम अनुमान लगा रहे हैं। सो टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट हैज सेट अप द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। हमारी इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है जो कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल नाम से उसको फॉर्म किया गया है। तो वो ये जो काउंसिल है आपका ये क्या करेगी, ये एक पॉलिसीज बनाएगी या प्लान से बनाएगी जिसमें कि आपका ये पूरा शो होगा कि जो इंडस्ट्री है वो कैसे डेवलप कर पाए, ठीक है, कैसे उसका नेशनल इकोनॉमी में उसका परसेंटेज बढ़े। तो इसके लिए ही इस काउंसिल को सेटअप किया गया है। तो ये तो बात होगी कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है या कह सकते हैं जो जीडीपी है उसमें हमारी इंडस्ट्री का परसेंटेज या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसके बारे में।